हेलो स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एब्नॉर्मल मोलर मास। तो पहले मोलर मास समझते हैं। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को मोलर मास कहते हैं। 1 मोल के मास को मोलर मास कहते हैं। क्लियर? तो अब ये जो मोलर मास है किसी भी सब्सटेंस का, जैसे हम सपोज ग्लूकोज लें तो ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है। अगर इस ग्लूकोज के 10 मॉलिक्यूल हम वाटर में डालते हैं और वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने सॉल्यूशन में भी 10 के 10 ही रहते हैं, मतलब ना तो वो 10 से ज्यादा होते हैं ना वो 10 से कम हो जाते हैं, तो उस सॉल्यूशन को यूज करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से अगर हम ग्लूकोज का मोलर मास निकालते हैं तो वो मोलर मास 180 ही आता है, जो ग्लूकोज का कैलकुलेटेड मास है। अगर इस तरह से आपको सेम वैल्यू मिलती है तो निकलने वाला मोलर मास विद द हेल्प ऑफ दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो नॉर्मल मोलर मास होता है। अगर निकलने वाला मोलर मास यानी कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करके हमने जो मोलर मास सॉल्यूट का निकाला है सॉल्यूशन में, अगर वो मोलर मास डिफरेंट आता है, मतलब या तो कम आता है या ज्यादा आता है, तो उसको हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। इज इट क्लियर? सो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम अब KCl को वाटर में डालते हैं। KCl 1 मोल ऑफ KCl विल ड्रॉप 1 मोल ऑफ KCl, दैट्स मोलर मास इज 74.5 ग्राम, वाटर में डालते हैं तो वहां पर क्या होता है, 1 मोल ऑफ ईच पोटेशियम एंड क्लोराइड रिलीज होता है। So if this happens, there would be 2 moles of particles in the solution। मतलब क्या है कि पहले सॉल्यूशन में डालने से पहले KCl 1 था, अब वाटर में डालने के बाद it gives 2 moles। 2 moles यानी कि number of particles has increased। Increased means by 2 folds, दो दुगना हो गया। यहाँ 1 था, यहाँ 2 moles हो गए, तो इसलिए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होगा वो भी वैल्यू का डबल हो जाएगा। तो नॉर्मल के लिए मतलब 1 मोल के लिए इतना है और डबल होने के बाद 2 से इंटू कर देंगे उसको, 1.04 कैल्विन का इंक्रीज उसके बॉइलिंग पॉइंट में हो जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो 2 मोल पार्टिकल्स का जो मास है वो 74.5 ग्राम है, लेकिन जब KCl का 1 मोल होगा, 1 मोल तो उसका मास 37.25 यानी कि जिस इसका हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिसोसिएट हो रहा है सॉल्यूट तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते, मतलब ज्यादा हो जाते हैं और मास कम हो जाता है, मास कम हो जाता है। तो ये तो था डिसोसिएशन का केस। तो अगर कोई सब्सटेंस, कोई सॉल्यूट वाटर में डालने के बाद डिसोसिएट होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बढ़ जाते हैं लेकिन उसका मोलर मास घट जाता है। केसीएल के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो तो 1 से 2 हो जाते हैं लेकिन मोलर मास आधा हो जाता है, यानी कि 74.5 का आधा मास यानी कि 35.25 हो जाता है। इसके ऑपोजिट अगर एसोसिएशन हो जाए मॉलिक्यूल्स का, फॉर एग्जांपल एथेनोइक एसिड हम लें, एसिटिक एसिड डाइमराइजेस, मतलब 2 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाए। यहाँ 2 मॉलिक्यूल लिए हैं और 2 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाए, इसे कहते हैं डाइमराइजेशन, और बनने वाले मॉलिक्यूल कहते हैं डाइमर, क्योंकि उसमें 2 मॉलिक्यूल एक साथ है। तो ये डाइमर बनता कैसे? इसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो 2 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं और 2 एक में बन जाते हैं। इसका मतलब पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो आधे हो जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो आधे हो जाते हैं लेकिन मोलर मास डबल हो जाता है, मोलर मास डबल हो जाता है। तो इस तरह से जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करके उसका मास निकालते हैं तो वो एबनॉर्मल मोलर मास कहलाता है, क्योंकि वो उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू को मैच नहीं करता है। So let's define now abnormal molar mass. A molar mass of a substance determined by studying any of the colligative properties come out to be either lower or higher than the expected or normal value is
called as abnormal molar mass. इसको थोड़ा और एलोबरेट करने के लिए वांटॉफ ने वांटॉफ फैक्टर दिया 1880 में, और इसने डिफाइन किया द रेशियो ऑफ द एक्सपेरिमेंटल or observed value of the colligative property to the normal or calculated value of the colligative property. अब colligative property कुछ भी हो सकती है, वो boiling point हो सकता है, freezing point हो सकता है, osmotic pressure हो सकता है, वो कुछ भी कोई भी colligative property हो सकता है. तो want of factor is defined as the ratio of normal molar mass, that is MC, divided by observed molar mass, MO. अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखें तो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. आप यहीं से देखिए दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है. क्वांटम फैक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड और नॉर्मल वैल्यू. लेकिन यहाँ अगर मोलर मास कंसिडर कर रहे हैं तो देखिए नीचे ऑब्जर्व है और ऊपर कैलकुलेटेड है. इसका मतलब क्या है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर ज्यादा होगी तो मास कम होगा, ये इसके ऑपोजिट होती है. तो नंबर ऑफ मींस आई, जो वांटॉफ फैक्टर इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फॉर्मूले में रखेंगे उसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन. यहाँ पर कुछ वांटॉफ फैक्टर्स की वैल्यू दिया हुआ है. NaCl के लिए जैसे 2 हो गया, KCl के लिए 2 हुआ, KCl के लिए 2 हुआ, NaCl के लिए 2 हुआ, और MgSO4 के लिए 2, K2SO4 के लिए 3. अब NaCl के लिए 2 क्यों हुआ? क्योंकि NaCl टूट के Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन सोल्यूशन में देता है, यानी कि इसका डिसोसिएशन होता है. और अभी अभी हमने I का वैल्यू देखा है, तो I इज इक्वल टू क्या है? I इज इक्वल टू है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन. तो आफ्टर डिसोसिएशन हो गए 2, बिफोर डिसोसिएशन 1 थे तो 2/1. तो यहाँ पर जो है आई की वैल्यू 1 मतलब 2 हो जाती है, 1 टू फैक्टर की वैल्यू 2 हो जाती है. अगर कोई सॉल्यूट डिवाइड होता है यानी कि डिसोसिएट होता है तो उसके लिए आई की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है. और अगर कोई सॉल्यूट कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो कंप्लीट डिसोसिएशन पर जितने भी नंबर ऑफ आयंस वहां बन रहे हैं वो उसकी आई की वैल्यू के बराबर होता है. जैसे सपोज MHNO3 MSO4 है, तो वो जो है हमारा आई की वैल्यू 2 होगी. सपोज 3 आयंस बन रहे हैं तो 3 होगा, 4 आयंस बन रहे हैं तो 4 है, 5 आयंस बन रहे हैं तो 5 वैल्यू होगी. सपोज जैसे हमारे पास ये है कैल्शियम फॉस्फेट ले लेते हैं, Ca3PO4. जब ये डिसोसिएट होगा तो ये टोटल 5 आयंस बनाएगा. लेकिन डिसोसिएट होने से पहले तो ये केवल एक ही था, डिसोसिएट होने के बाद 5 पार्टिकल हुए, तो यहाँ पर I इज इक्वल टू 5/1 यानी कि इज इक्वल टू 5 हो जाता है. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. ये तो हुआ डिसोसिएशन केस. एंड नाउ फॉर एसोसिएशन I का वैल्यू लेस देन 1 होता है, यानी कि डायमराइजेशन ऑफ एसिड्स लाइक बेंजोइक एसिड इन बेंजीन या एथेनोइक एसिड इन बेंजीन, वो डायमराइज हो जाता है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं. तो यहाँ पर वो आधा हो जाता है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. आई फैक्टर एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. अब जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हैं हमने, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है. चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए है. नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो सॉल्यूट सॉल्यूशन में ना तो डिसोसिएट हो ना वो एसोसिएट हो, मतलब नॉर्मल रहे, उसके लिए मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है. और उसी के लिए जो आने वाला मास है वो आने वाला मास जो है नॉर्मल मोलर मास होता है. लेकिन एबनॉर्मल कब हो जाता है? जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाने के बाद या तो एसोसिएट हो जाए या डिसोसिएट हो जाए. तो उसके लिए आई फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ. अब इसलिए चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में आई से मल्टीप्लाई करके राइट साइड में इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं. तो राइट साइड में इंट्रोड्यूस कर दिया आपको इधर आई से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी और इधर भी. चारों फॉर्मूले में बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और वेपर प्रेशर सब.
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आई फैक्टर निकालते क्या? व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सब्सटेंस दैट अंडरगोज डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड यानी कि सपोज 5 मोल्स बन गए, यानी कि 5 मॉलिक्यूल बन गए, तो 5 डिवाइडेड बाय 1, तो वहां पे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, सपोज 1 मोल हमने लिया है और मोल्स डिसोसिएट हुए हैं 10, तो 10/1 हो जाएगा, तो वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा। अब परसेंट निकालना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ए कोई मॉलिक्यूल है जो इनिशियली 1 मोल था और ये डिसोसिएट हो गया, N1B मोल्स बने, N1 नंबर ऑफ B आयंस, N2 नंबर ऑफ B C आयंस एंड सो ऑन बनते चले गए। तो इनिशियली तो ये 1 मोल था, A 1 मोल था और ये 0 थे। सपोज फाइनल तक आने तक जो है A में से अल्फा निकल गया, तो यहाँ पर ये टोटल N1 प्लस N2 प्लस N3 टोटल N था सपोज, तो N अल्फा में डिसोसिएट हो गया। तो यहाँ दिया भी हुआ है आपको मैंने, N1 प्लस N2 प्लस एंड N3 N4 इज इक्वल टू N। तो अल्फा यहाँ से निकला और यहाँ N अल्फा जुड़ गया। तो फाइनली कितने मोल्स प्रेजेंट रहे? 1 माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा मोल्स प्रेजेंट रहे, तो टोटल मोल्स हो गए ये। शुरू में हमने कितने मोल्स लिए थे? 1, तो डिवाइड बाय 1, तो यहाँ पर I इज इक्वल टू 1 प्लस N माइनस 1 अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का फॉर्मूला आ जाएगा I माइनस 1 डिवाइड बाय N माइनस 1, और जहां पर N क्या है? नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड, नंबर ऑफ आयंस फॉर्म, 1 आयन है, 2 आयन है, 3 आयन है, 4 आयन। 1 का तो मतलब ही नहीं है, 1 का तो मतलब ही नहीं है। इसका मतलब है कि वो एज सच है, तो N की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, इस तरह से वैल्यू हो सकती है। डिग्री ऑफ एसोसिएशन फाइंड करें तो नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। कितने मोल्स एसोसिएट हुए हैं टोटल में से, वो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन देगा, और वहां वो आई फैक्टर से कैसे कोरिलेट करता है, लेट्स टेक इट। एन नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो एसोसिएट होकर ए एन हो गया। मतलब सपोज अगर ये 2 हैं, 2 नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये दोनों एक जगह जुड़ गए और ये एक मॉलिक्यूल बना दिया। तो इनिशियली अगर ये 1 मोल है तो ये 0 है, और इनमें से अल्फा निकल गया, तो यहाँ अल्फा बाई एन हो जाएगा, अल्फा बाई एन। एन यहाँ पर नंबर ऑफ आयन, मतलब अल्फा बाई एन, यानी कि ये अगर यहाँ पे 1 था, ये यहाँ पे 2 लिए थे, तो ये हो गया 1, यानी कि आधा हो गया। तो हमने क्या डिवाइड अल्फा बाई एन, टोटल क्या हुआ 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। क्वांटम फैक्टर क्या हुआ? टोटल एसोसिएटेड और अनएसोसिएटेड, टोटल डिवाइड बाय इनिशियल जो है मोल्स ऑफ द सॉलिड इनिशियल। तो by this we get the I value 1 minus alpha by n, and from here degree of association alpha is equal to, we got 1 minus I n by n minus 1. Here we have some solved problems. 2 gram of benzoic acid dissolved into 25 gram of benzene shows a depression in freezing point equal to this one. Molar depression constant for benzene is this. So what is the percentage association of acid if it forms dimer in solution? तो डाइमर बन रहा है, इसका मतलब ये एसोसिएशन का न्यूमेरिकल है, और बेंजोइक एसिड है, एसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज हमारे पास है, गिवन क्वांटिटीज W2 हमारे पास है, KF हमारे पास है, W1 हमारे पास है। W1 इज मास ऑफ सॉल्वेंट, तो हमने सीधे ये हमारा डेल्टा TF की वैल्यू हमारे पास है, डेल्टा TF इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1.62 केल्विन हमारे पास है। तो सारी वैल्यू M2 वाले फॉर्मूले में पुट कर दे, और यहाँ से हमने M2 निकाल लिया। अब ये जो M2 है, ये M2 हमारा जो है ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमने निकाला। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो यहाँ 2 मोल्स इसके थे, तो ये 1 में बदल गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला वही होगा 1 माइनस एक्स प्लस
x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस x/2। तो I का वैल्यू हुआ नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, मतलब नॉर्मल बाय एबनॉर्मल, कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व MC बाय MO। तो MC यानी कि कैलकुलेटेड जो हमारे पास है, ऑलरेडी जो नॉर्मल है हमारे पास वो है 122 जो बेंजोइक एसिड का है, और जो एक्सपेरिमेंट से आया है 241.98 जो यहाँ पे है, वही सेम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो I का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब I की वैल्यू यहाँ से निकालने के बाद हम ये वैल्यू I इज इक्वल टू यहाँ से x/2 रखते हैं, x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस दिस I, that is 1 minus 0 point this is equal to this much, और x is equal to 2 into this 99.2. The degree of association of benzoic acid in benzene is 99.2%. एक दूसरा तरीका है कि आप अब आई फैक्टर वाला फॉर्मूला यूज करके इसको डायरेक्ट आई फैक्टर निकाल लें, और आई फैक्टर इज इक्वल टू यू कैन पुट हियर 1 minus x/2, you can put here 1 minus x/2, 1 minus x/2 is equal to I, और I आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालें, डेल्टा TF इज इक्वल टू I KFM मोलालिटी। दूसरा तरीका ये भी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम you can try, and here are some problems for assessment. Thank you.